हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे। 3 मार्क्स के चैप्टर है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और सीयूईटी में भी 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर 3 मार्क्स आपके पूरे कवर हो जाए। हर एक टॉपिक को टच करूंगा, अच्छे से रिवाइज कराऊंगा सिंपल लैंग्वेज में। स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट, यहाँ पे 2 वर्ड है। सबसे पहला है फॉरेन एक्सचेंज और दूसरा है रेट। जिस तरीके से किसी भी सामान का एक रेट होता है, भाव होता है, प्राइस होता है, उसी तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी, कोई भी फॉरेन, डॉलर हो, पाउंड हो, क्लास येन हो, युआन हो, या फिर धीरम हो, किसी भी कंट्री की अगर करेंसी है, उस करेंसी का जो रेट है उसी को बोलते हैं क्लास फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट रेफर्स टू द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स इन डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट को पाने के लिए डोमेस्टिक करेंसी में जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप पे करते हो, इस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि $1 की कीमत है इंडियन रुपीज में 83 यूनिट, हमारा 83 यूनिट देंगे तो उनका 1 यूनिट मिलेगा। और उसी तरीके से ₹1 की जो कीमत है वो 1/83 है। तो इसका जो रेट है इसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि किस रेट पे आप इसे खरीदोगे। आप सिंपल डेफिनेशन पढ़ सकते हो, इट इज द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट को पाने के लिए डोमेस्टिक करेंसी में जितने नंबर ऑफ यूनिट्स की आप पे कर रहे हो, उस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये वो रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम है जहां पे हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू खुद सेट करती है, खुद ही डिसाइड करेगी। इंडिया की इंडियन रुपीस की कितनी कीमत होगी, अमेरिका डिसाइड करेगा डॉलर की कितनी कीमत होगी, क्लास इंग्लैंड डिसाइड करेगा पाउंड की कितनी कीमत होगी। हर कंट्री की जो सरकार है, जब वो रेट को फिक्स करती है, उनके द्वारा रेट फिक्स होता है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम इज रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट। हिस्टोरिकली इसके 2 पार्ट है। सबसे पहला है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में सेट करता था। लाइक यूके ने सेट करा कि 1 यूके पाउंड जो है वो 4 ग्राम गोल्ड के बराबर है, और अमेरिका ने सेट करा 1 US डॉलर जो वो 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है। इसका मतलब 1 पाउंड से $2 आप खरीद सकते हो। ये एक्सचेंज रेट है यूके और यूएस में। हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में सेट कर दिया, ताकि एक्सचेंज अगर करना हो तो गोल्ड आपको चाहिए, गोल्ड के थ्रू आप किसी भी कंट्री करेंसी को खरीद सकते हो। इसे मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या फिर मिंट पैरिटी भी कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आया बाद में। यहां पे डॉलर को प्रायोरिटी दी गई, यहाँ पे यूएस डॉलर को प्रायोरिटी दी गई, और हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू को डॉलर में सेट किया कि आपको अगर कोई भी करेंसी चाहिए तो आपको डॉलर पे करना पड़ेगा। इसीलिए यही ब्रिटेन वुड्स जो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, उसी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग आज डॉलर बहुत फेमस है। हर किसी को, कोई भी, बहुत सारे कंट्रीज है अराउंड 200, लेकिन हमें एक ही फॉरेन करेंसी का पता रहता है, वो है डॉलर। तो वो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग था, और इसको एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। यहाँ पे हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में सेट करी, यहाँ पे हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में सेट किया। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ना, ये एक्सचेंज रेट फिक्स के अंदर है, यानी कि गवर्नमेंट ही दोनों केसेस में करती थी रेट को फिक्स। अब जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें कुछ फायदा था, कुछ घाटा था। फायदे क्या क्या थे? स्टेबिलिटी था, रेट स्टेबल है, रेट चेंज नहीं होता। आजकल रेट बहुत चेंज होता है, आज 83 है, कल 82 है, परसों 84 है, रेट ऊपर नीचे होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट में रेट फिक्स था। इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, यानी कि बाहर कंट्री से कोई यहाँ पे व्यापार कर रहा है, बाहर कंट्री से कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये उसको प्रमोट करते हैं कि यार फिक्स है तो चलो कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, हमें घाटा नहीं होगा। कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज नहीं होती थी, यानी कि पूरा अप एंड डाउन, अचानक से ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ गया, इस तरीके से कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। और फ्री मार्केट नहीं है। हाँ, ये जरूर है क्लास एक मेरिट कि ये फ्री नहीं है, क्लास सरकार द्वारा कंट्रोल है। इसे मेरिट और डिमेरिट दोनों रूप में आप ले सकते हो। एक एंगल से देखो कि ये फ्री नहीं, कि कहीं भी भाग जाए, सरकार कंट्रोल करती है। डीमेरिट क्या है? बहुत सारा गोल्ड रिजर्व चाहिए आपको। सबसे पहले अगर आपको फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें तो वहां पे एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारा गोल्ड रिजर्व चाहिए। एक्सचेंज रेट को फिक्स करने में दिक्कत आती है कि यार कैसे इस रेट को फिक्स करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को ज़्यादा कर दे कि हमें ज़्यादा गोल्ड चाहिए, बिना मतलब के भाव बढ़ा दे अपनी करेंसी के, या कम कर दे, ये भी हो सकता है।
दूसरा है फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग, जो आज की डेट पे, करंट डेट पे चलता है, जहां रेट ऑफ एक्सचेंज को मार्केट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है क्लास? मार्केट। तो उस करेंसी की मार्केट में कितनी डिमांड है और उस करेंसी की मार्केट में कितनी सप्लाई है, उस बेसिस पर रेट डिसाइड किया जाता है। तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, जो रेट ऑफ एक्सचेंज मार्केट में होने वाली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे सेट किया जाता है। और जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई दोनों आपस में बराबर होगी, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। मेरिट्स क्या है? फ्लेक्सिबल में इक्विलिब्रियम का पता चलता है, कहां डिमांड सप्लाई बराबर है। गोल्ड रिजर्व की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास गोल्ड के थ्रू एक्सचेंज नहीं होता। फ्री मार्केट है, कोई अनवांटेड कंट्रोल नहीं है सरकार का, सरकार ने कोई कंट्रोल नहीं कर रखा है, फ्री है, डिमांड सप्लाई पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। और ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन की जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे नहीं है। डीमेरिट क्या है? मार्केट ना इनस्टेबल है, कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, कुछ लोग इन्फ्लुएंस डालते हैं प्राइस अप एंड डाउन करने के लिए, तो सट्टेबाजी होती है इसके अंदर। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट करता है। देखो, अब पहले गोल्ड सरकार जो है एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज करने में गोल्ड की जरूरत पड़ती थी पहले, तो गोल्ड कम होता था तो आरबीआई नोट कम छापती थी। अभी तुम्हारे पास भरपूर गोल्ड है, सरकार आरबीआई को देके नोट प्रिंट करवाती रहती है। नोट प्रिंट होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा कंट्री के अंदर, नोट प्रिंट होगा, देश में ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा तो महंगाई बढ़ेगी। रिस्क ऑफ फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स जो फॉरेन ट्रेड करते हैं या जो फॉरेनर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो डरते हैं कई बार कि रेट अप एंड डाउन हो रहा है कंटिन्यू, तो वो खतरा रहता है उनको कहीं पैसा डूब ना जाए, तो ये उसका डीमेरिट्स है। तो ये होगा फिक्स्ड, ये होगा फ्लेक्सिबल। तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइब्रिड रेट ऑफ एक्सचेंज है, ये फिक्स और फ्लेक्सिबल का मिक्स है। कैसे? ध्यान समझते हैं। It is a system in which exchange rate is determined by the market forces of demand and supply in international money market, but when the domestic currency is heavily depreciating, मैनेज फ्लोटिंग में एक्सचेंज रेट मार्केट में होने वाले डिमांड सप्लाई के आधार पर ही सेट किया जाता है, बट जब डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होने लग जाती है तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवेंस टू प्लेस सम इन्फ्लुएंस। तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? इसको इन्फ्लुएंस करना चाहती है, इंटरवेंस करती है, और इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। तो आरबीआई करती क्या है? आरबीआई सेल करती है फॉरेन एक्सचेंज को इंटरनेशनल मनी मार्केट में, ताकि फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़े, और सप्लाई बढ़ने के बाद रेट क्या होगा? कम हो जाएगा। मेरी बात ध्यान समझना, मान लो ये रेट है, ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई, ठीक है, ये रेट है, और रेट डोमेस्टिक करेंसी बहुत गिरता चला जा रहा है, डोमेस्टिक करेंसी की ना वैल्यू बहुत कम होती चली जा रही है, लाइक $1 70 का, 80 का, 90 तक पहुंच रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना इंटरनेशनल मनी मार्केट में इसकी सप्लाई बढ़ा देती है। और जैसे ही फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी तो अपने आप ही देखो क्लास रेट जो है वो पहले से नीचे आ जाएगा। तो जैसी सप्लाई बढ़ेगी, जो प्राइस है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, वो प्राइस कम हो जाएगा। तो जब डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है, डिमांड सप्लाई फैक्टर्स के आधार पे जब बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंट्रोल करना चाहता है, और उस सिचुएशन में आरबीआई फॉरेन करेंसी को सेल करता है। सेल करने से सप्लाई बढ़ती है कंट्री के अंदर, क्लास आरबीआई सप्लाई कर देगी करेंसी की, और जैसी सप्लाई बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। इस सिस्टम को बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग या हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का हाइब्रिड है, मिक्स है। यहाँ पे मार्केट ने डिसाइड किया रेट, फिर आरबीआई ने यानी गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया, तो यहाँ पे क्लास ये हो गया हाइब्रिड या मैनेज फ्लोटिंग या हाइब्रिड रेट ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी की डिमांड करते क्यों हो? वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड, है ना, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड के सोर्सेस क्या क्या है? तुम्हें फॉरेन करेंसी चाहिए अदर कंट्रीज में सामान खरीदने के लिए, अदर कंट्रीज में एसेट्स खरीदने के लिए, इंटरनेशनल लोन की पेमेंट करने के लिए, गिफ्ट ग्रांट डोनेशन भेजने के लिए बाहर, और तुम्हें फॉरेन करेंसी चाहिए फॉरेन टूर लेने के लिए। जब भी तुम फॉरेन टूर की बात करोगे तुम्हें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। और इनवर्स रिलेशनशिप है फॉरेन एक्सचेंज रेट में और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि फॉरेन ऐसा डिमांड का डायग्राम ऐसा बनता है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट है, यहाँ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इतना है तो डिमांड इतना है, जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो आप फॉरेन करेंसी की डिमांड कम करोगे। डिमांड कम करोगे मतलब इंटरनेशनल टूर कम लोगे, डोनेशन गिफ्ट चैरिटी कम दोगे, बाहर से कम सामान खरीदोगे, और बाहर एसेट्स भी कम खरीदोगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे ही बढ़ेगा तो तुरंत फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ध्यान रखना, मैं यहां बोल रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने से
फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो घटेगी। मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने का असर बता रहा हूं डिमांड पे, गलत इंटरप्रेट मत करना मेरी बात को। डिमांड का असर प्राइस पे नहीं बता रहा, प्राइस का असर डिमांड पे बता रहा हूं। प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, तो प्राइस का असर डिमांड पे इनवर्स होता है, इसीलिए डायग्राम इसका डाउनवर्डली स्लोपिंग है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज? कब फॉरेन करेंसी सप्लाई होती है, कब हमारे पास आता है? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब बाहर से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आता है, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी हमें मिलता है, या जब टूरिस्ट हमारी कंट्री में घूमने आते हैं, व्हेन फॉरेन टूरिस्ट कम इनटू हम कंट्री, तो उस सिचुएशन में फॉरेन करेंसी सप्लाई आती है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा, अगर फॉरेन एक्सचेंज घटेगा तो सप्लाई भी क्या होगा, घटेगा। सो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसका असर डिमांड पे डायरेक्ट होता है, लेकिन उसका असर सप्लाई पे क्या होता है, सॉरी डिमांड पे इनवर्स होता है और सप्लाई पे डायरेक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो सप्लाई घटेगा। जैसे मान लो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो हम क्या चाहेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट हम चाहेंगे ज्यादा आए हमारे पास, गिफ्ट ज्यादा आए, और क्लास बाहर से टूरिस्ट भी हमारी कंट्री में ज्यादा आए, क्योंकि वो क्लास हमारे पास ज्यादा पैसे लेके आएंगे, उनकी जो करेंसी हमें मिलेगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो हम चाहेंगे सप्लाई बढ़े। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड क्लास सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा सप्लाई घटेगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई, डायग्राम तो समझ गए, डिमांड और सप्लाई का बराबर होगा, उसको इक्विलिब्रियम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, अब जो टॉपिक बता रहा हूं दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और यहां पे थोड़ा सा तसल्ली से अच्छे से समझना, बिकॉज ये टॉपिक हो गया तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो गई, कमजोर हो गई, हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनकी करेंसी एप्रिशिएट हो गई, उनकी करेंसी पावरफुल हो गई। तो डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहते किसको हैं? $1 पहले था मान लो क्लास 70 रुपीज का, अब $1 मिलता है 80 रुपए में। यानी कि पहले हमें $1 खरीदने के लिए घर से 70 रुपए देने पड़ते थे, अब सेम डॉलर खरीदने के लिए हमें 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो हमारा रुपया कमजोर हो गया, तभी हमें ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, हमारे रुपए की वैल्यू जो है डाउन हो गई, और उनकी करेंसी स्ट्रांग हो गई। वो ₹1 की शॉपिंग करते थे, अब $1 से 80 की शॉपिंग करते हैं, तो उनकी करेंसी एप्रिसिएशन हो गई और हम साथ में हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एक ही बात है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या है? डिक्रीज या फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं इसका एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो पहले अमेरिकन आते थे यहाँ पे और नॉन रेजिडेंट्स $1 लेके 70 रुपए शॉपिंग करते थे, तो हमारे यहाँ 70 रुपए की एक्सपोर्ट होती थी उनको, वो हमारे यहाँ से सामान खरीद रहे हैं, इसका मतलब हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज वो सेम डॉलर लेके आते हैं और 80 रुपए की शॉपिंग करते हैं, इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया अल्टीमेटली। और हम खरीदने की बात करें तो पहले मुझे अमेरिका से $1000 का एक आईफोन, $1000 का आईफोन खरीदना था, रेट था 70, तो मेरे को 70,000 का पड़ रहा था। आज वही $1000 का रेट जो है 80 के हिसाब से 80,000 है, तो मैं इंपोर्ट कम करूंगा, मुझे बाहर से कम खरीदने को मिलेगा, क्योंकि महंगा हो गया। मेरे लिए बाहर से खरीदना महंगा हो गया और बाहर वालों के लिए हमसे खरीदना सस्ता हो गया, तो बाहर वालों को हमें बेचना सस्ता हो गया तो ज्यादा बेचेंगे, हमारा वहां से खरीदना महंगा हो गया तो हम इंपोर्ट कम करेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में। और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट का सीधा सीधा लिंक क्या है? नेशनल इनकम। एक्सपोर्ट मतलब सेल, सेल अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारा इनकम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट घटता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। अच्छा, रीजन क्या है? व्हाट आर द टू रीजन बिहाइंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी? हमारी करेंसी जो डेप्रिशिएट हो रही है उसके दो रीजन क्या हैं? पहला डिमांड का बढ़ना और दूसरा सप्लाई का कम होना। फॉरेन करेंसी की हम जैसे ही डिमांड बढ़ाएंगे तो रेट अपना आप बढ़ेगा, है ना, और सप्लाई कम होगा। हमारे पास कम रहा है डॉलर, हम लोग डॉलर की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, है ना, तो ये कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन बनेगा। इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, आप देखो ये रहा डिमांड मेन ग्राफ, ये रहा सप्लाई, ये हो गया इक्विलिब्रियम। जैसे ही डिमांड बढ़ेगा, डिमांड कर्व जो है आगे चला गया, नया पॉइंट हो गया ई डैश, तो यहाँ पे देखो क्लास प्राइस जो है बढ़ गया। पहले मान लो 70 रुपए था,
यहाँ पे, अब वो कितने हो गए 80 हो गया। या फिर सप्लाई कम हो गया, तो मान लो पहले डिमांड और सप्लाई यहाँ बराबर थी 70, सप्लाई जैसी कम किया पीछे चला गया ई डैश, ये हो गया क्लास मान लो 70 से बढ़कर 80, ठीक है, नया पॉइंट आ गया। तो देखो 70 था पहले, अब ये 80 हो गया। तो 70 रुपए का पहले मिलता था $1, अब 80 का हो गया। हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी, उनकी करेंसी अप्रिशिएट होगी। तो रीजन क्या है, दो, डिमांड का बढ़ना और सप्लाई का घटना। दीज आर द टू रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अच्छा, ये मैंने बता दिया क्लास आपको। इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जो है बढ़ेगा, और जो इंपोर्ट है, इफेक्ट ऑन इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट क्या होगा, घटेगा। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा। ओके, आप देख लो लैंग्वेज क्या लिखी है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मीन्स $1 कैन बी एक्सचेंज मोर नंबर ऑफ रुपी, $1 में ज्यादा रुपए सामान खरीद सकते हैं। सो विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया। इट मींस एक्सपोर्ट टू यूएसए बिकम चीपर। दिस में रिजल्ट इंक्रीज इन इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएसए, और वहां पे डिक्रीज इन इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए। तो ये आप ध्यान रखना, तीनों चीजें, मतलब क्या है, डायग्राम क्या है, रीजन क्या है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फर्क क्या पड़ता है। अगला एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। $1 मान लो पहले 80 का था, और आज सेम डॉलर आपको मिल जाता है 70 रुपए का। तो हमारी करेंसी ताकतवर हो गई, स्ट्रांग हो गई। तो हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन और साथ में उनकी करेंसी का क्या है, डेप्रिसिएशन है। पहले वो हमारे यहाँ आते थे, 80 रुपीज की शॉपिंग करते थे, अब वो सिर्फ 70 की शॉपिंग करेंगे, है ना। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए आसान हो गया। पहले हम 80,000 रुपए देते थे 1,000 रुपए का आईफोन खरीदने के लिए, आज $1,000 का आईफोन खरीदने के लिए हम 70 देते हैं। तो हमारे लिए इंपोर्ट क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, हमारे लिए सस्ता हो गया ना भाई, हमारे लिए डॉलर सस्ता हो गया, तो हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, ज्यादा ट्रिप लेंगे, ज्यादा बाहर कंट्री में क्लास हम क्या करेंगे, एसेट्स खरीदेंगे। तो हमारे लिए सस्ता हो गया थोड़ा सा, तो ये हमारी करेंसी को स्ट्रांग बनाता है। तो इसे अकाउंट्स वाला मत समझना, अकाउंट में डेप्रिसिएशन का मतलब तो घटना होता है, वहां बढ़ना था, अकाउंट से हटके है ये। डेप्रिसिएशन मतलब हमारी करेंसी कमजोर हो गई, एप्रिसिएशन मतलब हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई। तो ये घट रहा है, इसका मतलब एप्रिशिएट हो रहा है। पहले 80 रुपए देते थे, आज 70 रुपए दे रहे हैं। एक्सपोर्ट घटेगा और इम्पोर्ट बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। और एक्सपोर्ट से डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, नेशनल इनकम से। तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में नेशनल इनकम घटेगा और इंपोर्ट्स बढ़ेगा। और ध्यान रखना, ये एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बोलो चाहे डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, बात बराबर है। तो पूरा पढ़ना, किस करेंसी का एप्रिसिएशन की बात कर रहा है, किस करेंसी का डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। रीजन दो है इसके, दो रीजन है। पहला, इंक्रीज इन सप्लाई। एप्रिशिएट कब होगा, जब डॉलर हमारे पास ज्यादा आएगा, सप्लाई बढ़ेगी। देखो पहले 80 रुपए था, सप्लाई बढ़ी, ये यहाँ कट कर रहा है नए पॉइंट को, ई डैश। देखो क्लास 80 से नीचे घटी, कितना हो गया, 70 हो गया। या फिर डिमांड कम, हमें चाहिए ही नहीं जो चीज, देखो आप जिस चीज की आप डिमांड नहीं करोगे ना, पक्का वो सस्ता मिलेगा आपको। आप डिमांड करना छोड़ दोगे जिस चीज की, दुकानदार सस्ता बेचेगा। आपने डॉलर की डिमांड करना छोड़ दिया, पहले इक्विलिब्रियम रेट ये था 80, जैसे डिमांड पीछे की तरफ आया, नया पॉइंट ये कट हो गया, और देखो रेट घट के क्या हो गया, 80 से 70 हो गया, तो रेट डाउन हो गया। ठीक है, तो इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन डिमांड, ये दोनों रीजन है किसका, ये दोनों रीजन है क्लास मतलब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे क्लास क्लियर कर देता हूं मैं आपको। अब डिमांड घटा तो प्राइस घट गया। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी आपने बताया था प्राइस का असर डिमांड पे नेगेटिव होता है, अब आप बोल रहे हो डिमांड जैसी पीछे गया, सप्लाई जो प्राइस है वो कम हो गया, ये कैसे हो गया। अब तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, डिमांड कम प्राइस कम। क्लास देखो, मैंने वहां पे भी आपको बताया था प्राइस का असर डिमांड पे अलग होता है, डिमांड का असर प्राइस पे अलग होता है। जैसे किसी चीज का प्राइस अगर बढ़ेगा तो आप उसकी डिमांड कम करोगे, मानते हो कि नहीं मानते, नेगेटिव रिलेशनशिप है, करेक्ट। लेकिन किसी चीज की डिमांड अगर बढ़ेगी तो दुकानदार उसका प्राइस बढ़ाएगा, तो ये क्या है क्लास आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप है, बढ़ रहा है घट रहा है, यहाँ दोनों बढ़ रहा है। तो डिमांड का असर प्राइस पे अलग है, प्राइस का असर डिमांड पे अलग है। डिमांड अगर आप नहीं करोगे ना किसी चीज की, तो ऑब्वियसली प्राइस कम ही होना है। लेकिन अगर किसी चीज की प्राइस कम हो गया तो उसका डिमांड बढ़ेगा। तो प्राइस का असर डिमांड पे अलग है, डिमांड का असर प्राइस पे अलग है, वो दोनों अलग अलग चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं आना है। तो ये रहा इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इंपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल बिल्कुल उसका उल्टा।
अच्छा, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का फर्क क्या है? डीवैल्यूएशन का मतलब भी फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, लेकिन ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, और डेप्रिसिएशन का मतलब भी फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। यहाँ पे डिमांड सप्लाई फैक्टर डिसाइड करता है रेट को कम करना, यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। एक और चीज है रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो रीवैल्यूएशन मतलब जब सरकार अपनी कंट्री करेंसी की वैल्यू को स्ट्रांग कर दे, बढ़ा दे। अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन किया तो डिवैल्यूएशन, अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाया तो रीवैल्यूएशन। Revaluation refers to rise in the price of domestic currency in terms of all foreign currencies under fixed exchange rate system regime। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के दौर पे अगर सरकार अपनी करेंसी को स्ट्रांग कर दे, उसकी वैल्यू को बढ़ा दे, तो उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन, घटा दे तो डिवैल्यूएशन। बट आज की डेट पे क्या होता है? एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, जो मार्केट डिसाइड करती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। लास्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक ऐसी मार्केट, एक ऐसा बाजार, जो एक ऐसा सिस्टम जहां पे आप फॉरेन करेंसीज को खरीद सकते हो और बेच सकते हो, इस मार्केट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके 3 फंक्शंस हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है तभी आपको फॉरेन करेंसी मिल जाती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से ही आपको फॉरेन करेंसी मिलती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हेल्प्स टू ट्रांसफरिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ये आपके पैसे को एक दूसरे की जगह पे भेजता भी है कंट्री में। अगर आपको आज यूएस में बिजनेस करना है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से आपको डॉलर मिल जाएगा। और ये फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प करता है, उधार देता है जो फॉरेन ट्रेड करते हैं। और ये फॉरेन एक्सचेंज के हेजिंग, इसका हेजिंग फीचर जो है वो एक्सचेंज रिस्क को रोकता है। लाइक आज आपने $1,00,000 का सामान खरीदा और आज डॉलर है 80 रुपए का, तो आपको 80 लाख रुपए देने हैं, लेकिन 3 महीने बाद देने हैं। और 3 महीने बाद जब आप कन्वर्ट कराने गए तो एक जो डॉलर है वो 100 रुपए का हो गया, रेट बढ़ गया, तो फिर वो पड़ेगा कितने का क्लास आपको? 1 करोड़ का। तो सोचो 3 महीने में आपको 20 लाख का नुकसान हो गया। तो आप इस नुकसान को नहीं झेलना चाहते तो आप आज ही जाते हो, किसके पास जाते हो? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पास, और इनको बुक कर लेते हो कि हमें 3 महीने बाद इतने डॉलर की जरूरत है। वो बुक हो जाता है सस्ते रेट पे, और 3 महीने बाद डॉलर भले ही 100 का हो, 120 का, 130 का हो, फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उसी रेट पे मिलेगा जिस पे आपने बुक किया था। तो काफी अच्छा रहता है, इसमें फ्यूचर में होने वाले रिस्क को कम कर लेते हैं। इसको बोलते हैं हेजिंग, हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अब ये मत सोचना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कोई मार्केट जैसा है, मंडी जैसा है, सब्जी मंडी जैसा, हम जाएंगे खरीदेंगे मंगल बाजार शनि बाजार, है ना, ऐसा नहीं है ये। जैसे स्टॉक मार्केट होता है ना, कोई बाजार थोड़ी है, वो एक सिस्टम है पूरा का पूरा। इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक पूरा सिस्टम है, वो है तभी फॉरेन करेंसी मिलती है, तभी आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करा पाते हो, उधार ले लेते हो व्यापार करने के लिए, और हेजिंग हेजिंग जो है वो फीचर भी आपको यहाँ मिल जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 टाइप के होते हैं, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। अगर तुम्हें डेली बेसिस पे करेंसी की जरूरत है तो इस मार्केट में जाओगे, और तुम्हें फ्यूचर में डिलीवरी चाहिए जैसे हेजिंग में बताया आपको, तो आप इस मार्केट में जाओगे। स्पॉट मार्केट में जो रेट डिसाइड होता है उसको बोलते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का जो रेट है उसको बोलते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, जो भाव लगता है। और फॉरवर्ड मार्केट में जो रेट डिसाइड होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर मुझे 3 महीने बाद डॉलर चाहिए ना तो उसका रेट अलग होगा, मुझे तुरंत डॉलर चाहिए उसका रेट अलग होगा, तो उसको स्पॉट रेट बोलते हैं जो तुरंत चाहिए, जो 3 महीने बाद चाहिए उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ है तो मैंने करा दिया आपको, रिस्क क्या लेना। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टाइप्स बस यहीं तक है इसमें। और ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म, छोटा सा चैप्टर था। आई होप मैंने हर चीज क्लैरिटी से अच्छे से रिवीजन कराया, कम से कम समय लेके। आपका अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। अगली क्लास में, वैसे तो मुझे इसे एक साथ ही कराना था, बट मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा संडे को आपको डाल दूं वीडियो, और बीओपी भी संडे को खत्म करा दूं, और हमारा मैक्रो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के आना, अच्छे से लर्न करके आना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टॉप पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।